Good morning, all of you. Welcome to the classes. DLED Haryana plus Gwalior second year, paper number 7 and today is the last class, बेटा. और आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स का जो ओवरव्यू है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया. तो आज हमारा जो है मैंने लास्ट क्लास में ही अनाउंस कर दिया था. आपका जो है अभी अब लास्ट पेपर मेरे साथ भी और मैम के साथ भी होगा आज. और इसके बाद आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट है, फिनिश है. तो आज हम लोग जो है पेपर नंबर 7 दैट इज पेडागोजिकल इश्यूज ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन. जैसे आपने इंग्लिश के अंदर पेडागोजिकल इश्यूज पढ़े कि व्हेन एवर यू विल बी टीचिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, व्हाट आर द रूल्स नॉर्म्स व्हिच यू हैव टू फॉलो, what would be the situations which you will going to face, you would be going to face in the class, how you would tackle them. So this is the पार्ट जो हमें इस सब्जेक्ट में सीखना है. जैसे मैथमेटिक्स में हमें वो चीज़ें नहीं करनी कि मैथ्स में लाइक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं जो आपने अभी तक पढ़ा. यहाँ पर हमें ये पढ़ना है कि हाउ टू टीच मैथमेटिक्स ब्यूटीफुली, उसको किस तरह से, कौन से वेज, कौन से मेथड्स का यूज़ करना है, किस तरह से उसे जो है इफेक्टिव तरीके से पढ़ाना है. अगर बच्चा क्लास में आता है तो वो नॉन एक्सेप्टेबल मोड पर होता है और हमें उसे एक्सेप्टेबल मोड पर कैसे लेकर आना है. तो दिस इज ऑल जो हम यहाँ पर करेंगे. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा. सो आज की बुक में, आज की क्लास में जो है हम लोग इसी चीज़ को कवर अप करेंगे. सो देखो बेटा, आपकी जो बुक है ना बेसिकली उसमें भी जैसे हर बुक में आपके टोटल 5 यूनिट्स हैं, तो इसके अंदर भी टोटल 5 यूनिट्स ही हैं आपके. और जिसमें 4 हैं इसमें, लेकिन 4 में 5 ही कवर हो रहे हैं. इंग्लिश मीडियम में प्रॉपरली उस तरह से 5 यूनिट्स दिए हुए हैं नेम वाइज. सो देखिए, जो सबसे पहला आपका यूनिट है ना बेटा, वो है मैथमेटिकल रीजनिंग. आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो मैथमेटिकल रीजनिंग है. सेकेंड यूनिट आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग में बेसिकली आप कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, हम उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. देन उसके बाद जो आपकी सेकेंड यूनिट है प्रोफिशिएंसी इन द कंटेंट ऑफ अपर प्राइमरी लेवल. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रोफिशिएंसी है वो अपर लेवल के कंटेंट में क्या है, तो वो हम यहाँ पर बात करेंगे. और उसके बाद जो आपकी थर्ड यूनिट है बेटा, वो फिर आपकी सारा एल्जेब्रिक थिंकिंग, यानी उसमें एल्जेब्रिक पॉइंट्स को पढ़ाते समय आपको किन किन बातों को ध्यान देना है. देन इश्यूज अबाउट असेसमेंट इन मैथमेटिक्स, जहाँ पर आपने वही असेसमेंट, इवैल्यूएशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और जैसे ओपन एंडेड होते हैं, शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप. तो आपने ये सारी चीज़ें जो हैं इस बुक में डिस्कस करनी है. सो पहले देखो, जैसे सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट यूनिट है ना, दैट इज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में आपका जो दिया हुआ है वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डराइव किया गया है और उन टर्म्स को बताया गया जो हम बेसिकली मैथमेटिक्स में हमेशा अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं. लेकिन जो बाकी सारे टॉपिक्स है उसमें आपने जनरल चीज़ें से असेसमेंट, इवैल्यूएशन, ये सब चीज़ें आपने जो है ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई हैं. ठीक है. तो देखो बेटा, पहले फर्स्ट यूनिट में हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट यूनिट से आपको शॉर्ट नोट आता है और ये शॉर्ट नोट आपका हम कवर कर रहे हैं. जैसे आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, आपने वो वाले पॉइंट्स पर फोकस करना है. सबसे पहला क्वेश्चन देखोगे अगर आप, तो आपका है हाइपोथेसिस. जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हाइपोथेसिस का मीनिंग है, जिसे आप परिकल्पना बोलते हैं. सो यूनिट 1 में हमारा जो यूनिट 1 में जो पहला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ना है वो हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ना है. शॉर्ट नोट, जिसे हम बोलते हैं परिकल्पना. ये अब जो परिकल्पनाएं होती हैं ये क्या होती हैं? बेसिकली एजम्पशंस होती हैं, टेंटेटिव सॉल्यूशंस होते हैं, और जिन्हें आप बोल सकते हो एजम्पशंस, टू गेट करेक्ट सॉल्यूशन.
आप इसे क्या बोल सकते हो, assumptions to get correct solution, to arrive at particular solution। अगर हम कोई एक सही किसी बात का कोई एक सही आंसर चाहते हैं, सही सॉल्यूशन चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, assumptions मेक ओवर करते हैं। तो टेंटेटिव सॉल्यूशंस की ये ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। जैसे आपको मान लो सपोज एक इमेज दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि इस इमेज को आपको कहीं पे लगाना है, तो आप देखोगे कि मैं इस इमेज को इस वॉल पे भी लगा सकती हूँ, इस वॉल पे भी लगा सकती हूँ, यहाँ भी लगा सकती हूँ, लेकिन ये ज्यादा अच्छी कहाँ लगेगी। तो ये जो आप ऑप्शंस, आप परिकल्पनाएं कर रहे हो, ये आप एजम्पशंस मेक ओवर कर रहे हो और एज्यूम कर रहे हो बेसिकली। और ये सारे एजम्पशंस क्या हैं, उसके टेंटेटिव सॉल्यूशंस हैं कि यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। तो आप उन्हें बस जस्ट आप एक जब उन्हें लगा लगा कर देखते हो तो कहाँ पे बेस्ट लग रहा है, तो आप उन्हें एक तरह से रिसर्च कर रहे हो, आप उसे स्टडी कर रहे हो कि ये कहाँ अच्छा लगेगा, और फिर जहां पर वो बेस्ट अच्छा लगेगा दैट वुड बी द सॉल्यूशन और आंसर, आप उसे फाइनलाइज कर लेते हैं। सो हाइपोथेसिस बेसिकली टेंटेटिव सॉल्यूशंस होते हैं, उन्हीं के आधार पर आप जो है एक रैशनल सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करते हैं। हालांकि गोल ऑफ द रिसर्च इज टू डिटरमिन वेदर दिस गेस इज राइट और रॉन्ग, क्योंकि आपने कहा ये टेंटेटिव सॉल्यूशन है। सो जो रिसर्च आप करने वाले हो उस रिसर्च का उद्देश्य क्या होता है, उस रिसर्च का उद्देश्य होता है कि जो गेस आपने किया है, जो आपने ये टेंटेटिव सॉल्यूशन एज्यूम किया है, इट मे बी राइट और इट मे बी रॉन्ग ऑल्सो। सो जस्ट आपको उसे चेकआउट करना है कि ये किस लेवल तक करेक्ट है और या ये सही भी है या नहीं है। तो ये चीज जो है हम रिसर्च के माध्यम से फाइंड आउट करते हैं। When conducting an experiment, researchers might explore a number of different factors to determine which one might contribute to the ultimate outcome। तो आप बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स को स्टडी करते हो टू गेट वन आउटकम, सो दैट कि आप जो है उस एक पर्टिकुलर आउटकम पर आ सको, उस एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को आप फाइंड आउट कर सको। इज इट ओके? सो दिस इज द हाइपोथेसिस। फर्स्ट ईयर की क्लास बेटा कल है, कल लास्ट क्लास है फर्स्ट ईयर की। ऑलरेडी दीज क्लासेस आर गोइंग ऑन सिंस लास्ट 6 months, तो अभी टुमारो वुड बी द लास्ट क्लास। इसके बाद बेटा अगला जो पार्ट इसमें आ जाता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। एक अच्छे हाइपोथेसिस में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, एक अच्छे हाइपोथेसिस की क्या क्या खास बातें होती हैं, तो वो हम यहाँ बात करेंगे। हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफिक। सो इसकी पहली विशेषता क्या है कि ये स्पेसिफिक होने चाहिए, मतलब अपनी बात को प्रॉपरली क्लियर करने वाले होने चाहिए, यानी कि आप बहुत सारे पॉइंट्स इसमें नहीं ले सकते। एक समय में हम जो है कुछ पार्ट्स को ही स्टडी कर सकते हैं और हमें अदर पार्ट्स को जो है नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, उन्हें हमें कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो हाइपोथेसिस को हमें एक स्पेसिफिक फॉर्म में लेना जरूरी होता है। देन दूसरा पॉइंट है हाइपोथेसिस शुड बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर। आप उसे साइंटिफिक कह रहे हो तो आपको उसे कॉन्सेप्चुअली क्लियर शो करना है। वो ऐसी स्टेटमेंट है जो अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट है, तो हमने उसको जो है एक क्लियर स्टेटमेंट की फॉर्म में स्वीकार करना है। इसके बाद आ जाता है तीसरा पॉइंट बेटा, हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू द अवेलेबल टेक्निक्स। जो हाइपोथेसिस है वो हमारी रिलेटेड टेक्निक से, मतलब जो भी हमारे पास अवेलेबल टेक्निक्स हैं उसी से रिलेटेड होनी चाहिए। ये नहीं कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन डिसाइड कर रहे हैं जो संभव ही नहीं है। जैसे कि मैंने बोला आसमान से तारे तोड़ना, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हाइपोथेसिस मस्ट बी रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स और हाइपोथेसिस मस्ट बी एन एडिक्वेट आंसर टू अ प्रॉब्लम। सो हाइपोथेसिस जो है एक सफिशिएंट आंसर होना चाहिए अपने आप में किसी समस्या का, विच एवर यू आर गोइंग टू डिसाइड इन द फॉर्म ऑफ टेंटेटिव सॉल्यूशन। तो ये एक प्रॉपर आंसर होना चाहिए, एडिक्वेट सफिशिएंट सॉल्यूशन लगना चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ थ्योरी। जो थ्योरी, जो समस्या आप उसमें स्टडी करने वाले हो, जो टाइटल आप डिस्कस कर रहे हो, हाइपोथेसिस आप जो फ्रेम करोगे वो उस टाइटल से, उस टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। हाइपोथेसिस मस्ट बी द सिंपलेस्ट आंसर टू द प्रॉब्लम। ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे होना चाहिए, एक सिंपल आंसर होना चाहिए, इतना टिपिकल नहीं होना चाहिए जिसे हमें रिसर्च करना या जिसे हमें स्टडी करना, जिसे हमें टेस्ट करना ही बहुत ज़्यादा अपने आप में डिफिकल्ट हो जाए, तो वो चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए। फिर हाइपोथेसिस मस्ट बी वेरीफाइड। हाइपोथेसिस जो है वो अपने आप में उनको वेरीफाई करना ज़रूरी है, उन्हें चेकआउट करना ज़रूरी है। वो इस योग्य होनी चाहिए कि हाँ, जो हमने हाइपोथेसिस सेट किए कि वो एक टेंटेटिव सॉल्यूशन का काम करेंगे या नहीं करेंगे। सो उन्हें हमें टेस्ट भी, वेरीफाई भी करना ज़रूरी होता है।
इसके बाद बेटा आगे आ जाता है कि इसके हमने पढ़ा हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है, इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, और फिर इसके बाद इसमें जो लास्ट पार्ट है दैट इज द वेरियस सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस, सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस कि किस किस स्रोतों से हम जो है ये चीजों को स्टडी करते हैं। तो बेसिकली जैसे प्रीवियस स्टडीज ऑलरेडी हुई हैं, हम उसके आधार पर जो है हम इसे स्टडी कर सकते हैं, जो ऑलरेडी किया जा चुका है। किसी और लोगों ने अगर यही समस्या थी तो उन्होंने क्या क्या सॉल्यूशंस इस बात पर जो है फाइंड आउट करे या उनको स्टडी किया, तो वो हम प्रीवियस जो स्टडीज हैं उनको देखकर हम उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब भी हम ये स्टेटमेंट्स मेकओवर करते हैं तो हमारे दो तरह के सोर्सेज हो सकते हैं, एक हमारे इंटरनल सोर्सेज होते हैं और एक हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज हो सकते हैं। सो इंटरनल सोर्सेज मतलब अधिगमकर्ता खुद, अधिगमकर्ता खुद जो रिसर्चर है वो खुद हो सकता है अपनी इंसाइट के बेस पे जो है वो स्टडी कर रहा है, अपनी इंसाइट के बेस पे वो इमेजिनेशन के बेस पे वो एजम्पशंस को फ्रेम कर रहा है। तो ये हमारे हो जाते हैं इंटरनल, ये हमारा किस तरह का सोर्स हो गया, इंटरनल सोर्स। और एक्सटर्नल सोर्स में क्या आ जाता है, जो ऑलरेडी जैसे मैंने बताया इस पे ऑलरेडी स्टडीज हो चुकी हैं, और जो है जैसे कि हमने अपने कल्चर को देखा, उससे रिलेटेड कंसर्न बुक्स देखी, न्यूज़पेपर देखे, आर्टिकल्स देखे, साइंटिफिक थ्योरीज देखी, लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को हमने स्टडी किया उनसे बात कर करके। तो ये सब चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं बेटा, एक्सटर्नल मटेरियल्स में, ठीक है। इसके बाद बेटा आ जाते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। आप हाइपोथेसिस को जब भी आप एक रिसर्च करते हो तो आप किस तरह से हाइपोथेसिस फ्रेम करते हो। सो ये आपके स्टेप्स हैं हाइपोथेसिस को फ्रेम करने के। सो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये आपका पूरा एक ही क्वेश्चन है जिसमें ये कुछ भी पूछ सकते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का हमने मीनिंग किया, फिर एक अच्छी, ये कौन सी क्लास आपकी, आईएएस की क्लास है आपकी, नहीं है ये वाली, ये डाइट की क्लास है। नहीं अभी होने वाली है। अच्छा, इस क्लास में होने वाली है, कितने बजे, नहीं हो सकती, यहाँ 9 to 12 है क्लासेस, आप पूछ लो साथ वाले। तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को फ्रेम करना। सो बेसिकली इसके कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस दी है बेसिकली, क्योंकि हम फॉर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस एजम्पशन को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना होगा। तो सबसे पहला जो हो जाता है वो स्टेटमेंट ऑफ एम हो सकता है, जिस फॉर्म में आप उसे लिख रहे हैं, हाइपोथेसिस को शो कर रहे हैं, वो हो सकता है। फिर आप उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे जो एम आपने लिखा है, तो इसलिए ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा, तो जिसे हम बोलते हैं आंकड़ों का संकलन। फिर आता है, फिर जब आपने डाटा को कलेक्ट किया तो अब आप उन्हें एनालाइज करेंगे, उन्हें जैसे प्रेजेंट करेंगे, फिर उन्हें एनालाइज करेंगे, तो इसलिए एनालिसिस ऑफ डाटा हो जाता है। विश्लेषण करना, उन्हें कंपेयर करना, उनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को फाइंड आउट करना, इट्स कॉल्ड एनालिसिस। देन उसके बाद आता है जनरलाइजेशन। सो अल्टीमेटली हम क्या आ जाते हैं, हमने जो सॉल्यूशन सोचा उसको जनरलाइज कर देना, ठीक है, जनरलाइजेशन। सो ये जो चीज़ है कि अगर ऐसी परिस्थिति हो तो हम ऐसे करेंगे। सो बेसिकली वो चीज़ जो है क्या उस तरह की सिमिलर सिचुएशंस पर एप्लीकेबल है या नहीं है, इट्स कॉल्ड जनरलाइजेशन। तो हम इस तरह से जो है पर्टिकुलर टू जनरल, हम एक जनरलाइजेशन के द्वारा हम उस चीज़ को अल्टीमेटली अलग अलग सिचुएशंस पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये जनरलाइजेशन हो जाता है। ये था बेटा हमारा पहला पार्ट ऑफ द टॉपिक, हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है। दूसरा पार्ट जो है बेटा आपका वो है इंडक्टिव रीजनिंग। सेकेंड पार्ट इज इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग जैसे होती है। तो इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग
आगमनात्मक तर्कणा। सो इंडक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? इंडक्टिव का मतलब होता है जो आता है उससे जो नहीं आता की तरफ मूव होना। आता क्या है? हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है, हमारे लिए नोन जो चीजें होती हैं, नोन से, या जिसे आप बोलते हो प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस स्कीमा से टू द अननोन, टू अननोन। अननोन मतलब न्यू इंफॉर्मेशन की तरफ जाना। सो जब हम नोन से अननोन की तरफ जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? बेसिकली इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग। यहाँ पर we try to derive the solutions, we try to derive the conclusions based on the patterns which we observe. So observation से conclusion पर जाना, observation से conclusion पर जाना। So observation जो which is known, जो आप देख रहे हो, जिन्हें आप study कर रहे हो, वो observations है, तो उसी के आधार पर जो है आपने conclusion, एक परिणाम, एक result find out करना है। तो उसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में निष्कर्ष निकाले जाते हैं अवलोकन करके। ठीक है, अवलोकन करके, अवलोकन करके निष्कर्ष ज्ञात करना, निष्कर्ष तक पहुंचना। अब इन्होंने यहाँ पर रीजनिंग के डायग्राम, रीजनिंग जो है हमारी, ये डायग्राम के थ्रू भी प्रेजेंट की जा सकती है, इन्होंने बताया। तो जैसे आपको वेन डायग्राम्स दिए हुए हैं यहाँ पर, वेन डायग्राम्स, इसके द्वारा आप प्रोवाइड मतलब बता सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर हमें शो करना हो, लाइक कि पिता, जो हर पुरुष है, ये मेल है सारे, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ मैरिड होंगे और कुछ अनमैरिड होंगे, तो कुछ फादर होंगे और कुछ फादर नहीं होंगे। तो अगर हमें ये चीज शो करनी है कि ऑल मेल्स आर नॉट फादर बट ऑल फादर्स आर मेल, तो ये जो चीज अगर हमें शो करनी है, तो लाइक आप उसके लिए वेन डायग्राम ऐसे बना सकते हो कि ऑल मेल्स आर नॉट फादर बट ऑल फादर्स आर मेल। ठीक है, तो इस तरह से करके हम वेन डायग्राम से इस इंडक्टिव रीजनिंग को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद बेटा आपका अगला शॉर्ट नोट आ जाता है एक्सियोम्स और आपका पोस्टुलेट्स और थ्योरम्स। एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम्स। इन्हें क्या बोलते हैं? अभिग्रहित, अभिधारणाएं, प्रमेय। इन तीनों में क्या अंतर होता है? अभिग्रहित, अभिधारणाएं और परिमेय। सो आप पहले तो इन दोनों को देख सकते हैं कि एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। सो एक्सियोम्स क्या होते हैं? विच आर यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स एंड विच नीड नॉट टू बी प्रूव। क्या होते हैं ये? दीज आर द यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स, यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स which need not to be proven, जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। वह सार्वभौमिक कथन जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, जो स्वयं सिद्धि हैं, अपने आप में जो है प्रूवन हैं, तो दैट आर कॉल्ड एज एक्सियोम्स। जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, जो अपने आप में मतलब प्रूवन होते हैं। ठीक है, सो सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट्स, इन्हें क्या बोल सकते हैं? सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट्स। जबकि ये क्या होते हैं? दोज यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स विच नीड टू बी प्रूवन, दोज यूनिवर्सल
statements which need to be proven, जिन्हें सिद्ध भी किया जा सकता है, ठीक है। और वैव सार्वभौमिक कथन जिन्हें सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है, वे सत्य भी होते हैं लेकिन जिन्हें सिद्ध किया जा सकता है, सो वो आपके क्या होती हैं, अभिग्रहित यानी कि पोस्टुलेट्स होते हैं, सॉरी अभिधारणाएं। और फिर लास्ट वन जो प्रमेय यानी थ्योरम्स होता है। थ्योरम क्या होते हैं, थ्योरम आर द प्रॉब्लम्स, ये वो होते हैं जो आपके अभिग्रहित और अभिधारणाओं को सिद्ध करने के लिए आप जिन प्रॉब्लम्स को यूज करते हो उन्हें हम थ्योरम्स कहते हैं बेटा, ठीक है। सो बेसिकली एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाता है जो उन कथनों को सिद्ध करने के लिए यूज किया जाता है, उन्हें हम प्रमेय कहते हैं। इन स्टेटमेंट्स को हम यूज करते हैं और इन स्टेटमेंट्स को यूज करके जब हम कुछ और नए सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो जो आप नए स्टेटमेंट्स मेकओवर करते हो इनका यूज करके, यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स का यूज करके, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, थ्योरम्स, ठीक है। इसके बाद अगला बेटा आपका क्वेश्चन आ जाता है वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होता है, काउंटर एग्जाम्पल क्या होते हैं, एक मिनट में पहले देख लेती हूँ। यस, वैलिडेशन प्रोसेस क्या होता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी बेटा पेज नंबर 3 हमने कर लिया, 4 कर लिया, काउंटिंग प्रॉब्लम्स इंडक्टिव रीजनिंग पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है, और फिर स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स एक्सियोम्स पोस्टुलेट्स और आपका थ्योरम्स दिए हुए हैं। ये देखिए थ्योरम्स की डेफिनेशन क्या दी हुई है कि एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स कैन बी यूज्ड फॉर प्रूविंग अदर कंक्लूजन्स। सो जब आप पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स का यूज करते हैं अदर कंक्लूजन्स पर आने के लिए, कुछ और सॉल्यूशंस पर आने के लिए, तो देन इट इज कॉल्ड एज थ्योरम, ठीक है। सो तब ये कंक्लूजन जो हम प्रूव कर रहे हैं ये हमारे प्रपोजिशंस ऑफ थ्योरम, प्रोपोजिशंस ऑफ थ्योरम बन जाते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लाइक थ्योरम ही कहा जाता है इनको। सो इन स्टेटमेंट्स को हम थ्योरम्स बोल देते हैं। इसके बाद अगला आपका आ जाता है बेटा वैलिडेशन क्या होता है। वैलिडेशन का मतलब होता है वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब उसकी सत्यता को जांचना, किसी भी चीज की सत्यता को जांचना उसकी वैलिडिटी होता है। सो वैलिडेशन प्रोसेस में हम जैसे कुछ चीज़ों को बात करेंगे, जैसे वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई स्थिति में हम उन निर्देशों को स्वीकार नहीं कर सकते जिनसे प्राप्त उत्तर वास्तविकता से मेल नहीं खाता। यानी वैलिडेशन प्रोसेस को चेक करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो सॉल्यूशन, जो आंसर आप फाइंड आउट कर रहे हो वो रियलिटी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब वो एक रैशनल सॉल्यूशन है या वो एक मतलब वैलिडिटी है। तो वास्तविकता के विरुद्ध उत्तर की जांच करने के इस प्रोसेस को हम वैलिडेशन प्रोसेस कहते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि हम अगर किसी चीज़ की वैलिडिटी चेक करते हैं, किसी स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक करते हैं, तो हम उसको रियलिटी से हट के हम जो है उसकी हम ये चेक करते हैं कि क्या ये ऐसा तो नहीं कि ये किसी ऐसे स्टेप में एप्लीकेबल हो रहा है विच इज़ नॉट रियल, तो इसका मतलब फिर वो वैलिड कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस तरह से हम उसको अगेंस्ट जाकर जो है रियलिटी के और हम उसे चेक करते हैं, तो इट्स कॉल्ड एज वैलिडेशन प्रोसेस। और मैथमेटिकल प्रूफ क्या होते हैं, जो आप उसे उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए जिस भी तरह से आप उसे सॉल्व करते हो, जिस भी तरह से आप उन स्टेटमेंट्स को सत्यापित करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हो उसे हम बोलते हैं मैथमेटिकल प्रूफ। इसके बाद इसमें आ जाता है बेटा आपका काउंटर एग्जाम्पल क्या होते हैं। पेज नंबर 17 इन हिंदी मीडियम, और काउंटर एग्जाम्पल इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 13 होता है।
सो काउंटर एग्जाम्पल का क्या मतलब होता है? नेक्स्ट आपका शॉर्ट नोट किस पे आ जाता है? काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल को बोलते हैं विपरीत उदाहरण। विपरीत उदाहरण, काउंटर एग्जाम्पल को क्या बोलते हैं? विपरीत उदाहरण। ये विपरीत उदाहरण क्या होता है? बेसिकली होता है कोई भी एक ऐसा पॉइंट, कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जो उस बात को प्रूव करने के लिए, मतलब उस बात को प्रूव करने में मनाही दे दे, लाइक, तो उसे हम काउंटर एग्जाम्पल कह सकते हैं। उसका अपोजिट एग्जाम्पल जो उस बात को प्रूव करने के लिए या उसको उस बात को नेग्लेक्ट कर दे या उस बात को गलत साबित कर दे, ऐसे कह सकते हो। कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जो उस बात को गलत साबित कर दे, जिसे आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट एग्जाम्पल इज कॉल्ड एज काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है? लाइक जैसे द ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 1 इज इंडिविजिबल। The odd numbers greater than 1, like इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जैसे sum of all the angles of a triangle is 180 degree। एक स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया? The sum of the all angles of a triangle is 180 degree। तो आपके पास इस बात को साबित ना करने के लिए एक भी काउंटर एग्जाम्पल नहीं है। इसके लिए आपके पास एक भी काउंटर एग्जाम्पल नहीं है। आप कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी आप पॉइंट पर इसको प्रूव करो तो बट इट इज ट्रू, वी हैव प्रूव्ड इट। हम इसे ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, कई तरह के एग्जाम्पल्स देखे गए और तीनों एंगल्स को देखा ट्रायंगल के अंदर, लेकिन तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री ही बना। ठीक है? लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी होते हैं जो कि ट्रू नहीं होते, जैसे कि द ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 इज इंडिविजिबल। द ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 इज इंडिविजिबल। अब इन्होंने एक एग्जांपल यहां पर दिया है कि द ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 इज इंडिविजिबल। ठीक है? तो इसके लिए इन्होंने बताया है कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, बिकॉज जो आप अगर 9 से मतलब 1 से बड़े नंबर देखते हो, तो जैसे 2 है, 3 है, तो 2 चलो 1 से ही डिवाइड होता है, 3 भी 1 से डिवाइड होता है, लेकिन ऑड नंबर में और क्या आएगा? फिर 5 है, वो भी चलो 1 से होता है, 7 है, वो भी 1 से होता है, लेकिन 9 जो है, 9 1 के अलावा किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है। तो ये क्या हो गया? इसका मतलब जो ये लाइन लिख रहा है कि द ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 इज इंडिविजिबल, तो ये चीज गलत है। और 1 से जो ग्रेटर नंबर है ऑड नंबर में, वो और किसी नंबरों से भी अदर देन 1 से भी डिवाइड होते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब ये इसका क्या हो गया? काउंटर एग्जाम्पल, क्योंकि इस एग्जाम्पल ने इस बात को क्या कर दिया? इनवैलिड कर दिया। तो बेसिकली यही वैलिडेशन प्रोसेस है जिसके द्वारा आप क्या चेक कर रहे हैं कि जो स्टेटमेंट आपने फ्रेम किया, वो स्टेटमेंट के साथ कोई एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल तो नहीं है, कोई भी ऐसा जिससे कि हम उस बात को कहीं ऐसा ना हो साबित ही ना कर पाए। तो स्टेटमेंट्स के साथ अगर एक भी किसी स्टेटमेंट का काउंटर एग्जाम्पल आ जाता है, तो इसका मतलब दैट इज नॉट वैलिड। ठीक है? तो काउंटर एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब इसके बाद आते हैं कंजेक्चर क्या होते हैं। कंजेक्चर को हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंजेक्चर ही कहते हैं बेटा। पेज नंबर इन हिंदी मीडियम 18 और इंग्लिश मीडियम में आपका 13 पेज नंबर है। सो कंजेक्चर इज अ स्टेटमेंट दैट वी टेक टू बी ट्रू थ्रू आवर इंट्यूशन। बस यहाँ एक इंट्यूशन वर्ड जो है वो मतलब आपने याद रखना है, कंजेक्चर। कंजेक्चर सो कंजेक्चर क्या होता है आपका? बेसिकली कंजेक्चर वो स्टेटमेंट होता है दैट वी टेक टू बी ट्रू थ्रू आवर इंट्यूशन, जो हम मानते हैं कि ये सही है लेकिन हमारी इंट्यूशन की वजह से सही है। सो हमारी इंट्यूशन मतलब कि हमारा ये मानना है, जो हमारे पास अवेलेबल नॉलेज है, जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है, हम उसके आधार पर उस स्टेटमेंट को ट्रू मानते हैं। सो जो हम अपनी कंजेक्चर, अब आप अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेस पर उसे ट्रू मान रहे हैं, तो ये कौन सी स्टेटमेंट होती है?
statement which we assume to be true on the basis of our intuition, जिसे हम अपनी इंट्यूशन, अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेस पर जो है ट्रू मानते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड कंजेक्चर। लेकिन अब आप तो अपनी इंट्यूशन के बेस पर उसे ट्रू मान रहे हो, बट इट मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स। ये ट्रू भी हो सकती है और ये फॉल्स भी हो सकती है, क्योंकि आपने अपनी इंट्यूशन के बेस पे बताया है। सो आपकी इंट्यूशन राइट भी हो सकती है और रॉन्ग भी हो सकती है। तो दैट इज कॉल्ड कंजेक्चर। सो साथ ही यदि हम इसे सिद्ध भी कर सके तो यह एक प्रमेय हो जाता है। अगर आपने इसे प्रूव कर दिया, कंजेक्चर ही उठाए जाते हैं और आप इन्हें प्रूव कर दें अगर, और उस पर कोई भी ऐसा काउंटर एग्जाम्पल एप्लीकेबल ना हो और जो उस बात की मान्यता को मतलब जो है विरुद्ध कर सके, विरोध कर सके, तो फिर वही कंजेक्चर जो है वो हमारा क्या मेकओवर हो जाता है, थ्योरम बन जाता है। वही कंजेक्चर क्या मेकओवर हो जाता है, थ्योरम। इसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथमेटिक्स। पेज नंबर 20 पे है प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथमेटिक्स। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथमेटिक्स का मतलब है समस्या समाधान, कि किस प्रकार से आप गणित के प्रश्नों में समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं, किस तरह के स्टेप्स यूज करते हैं, किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, किस तरह से एक पर्टिकुलर डिसीजन पर आने की कोशिश करते हैं। सो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग से लेकर मीन्स जहां आप हैं और आपको पता नहीं कि कहाँ जाना है, और वहां से उस पॉइंट तक जाना कि जो आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे, तो इट्स कॉल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथमेटिक्स, क्या शॉर्ट नोट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथमेटिक्स। गणित में समस्या समाधान से आप क्या समझते हैं? तो गणित में समस्या समाधान का मतलब है कि छात्र के सामने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जहां पर उसे यह नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है या इस बात का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और वो उस पॉइंट पर जाने की कोशिश करता है जिससे वो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। सो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथमेटिक्स। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज व्हाट वी डू व्हेन वी डोंट नो व्हाट टू डू। So problem solving is what we do when we don't know what to do. So it's called problem solving process. ठीक है, इसकी कुछ डेफिनेशंस दी हुई आप कोई भी कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाते हैं इसके स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अगर आपको इस मेथड के थ्रू बच्चे से कोई वर्कआउट कराना है तो कौन से स्टेप्स है, चरण है जिसे हमें फॉलो करने की आवश्यकता है। सबसे पहले अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड देयर रिलेशंस टू द गिवन प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी है बच्चों के सामने कोई समस्या आप प्रेजेंट करते हैं तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन पूछकर उसे फिर कुछ टाइम देंगे ताकि वो उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकें और उस प्रॉब्लम के पॉइंट्स को समझ सकें, उसे प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकें, उस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है ये चीज़ समझ सकें। तो इसमें जो पहला स्टेप आता है वो क्या होता है, अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड देयर रिलेशंस टू द गिवन प्रॉब्लम। समस्या में दिए गए तथ्यों और उनके संबंधों को समझना, यानी समस्या को एनालाइज करना और उसमें क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करने को कहा हुआ है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। दूसरा आ जाता है इसके बाद एनालिसिस द प्रॉब्लम। इसके बाद आपने उस समस्या को एनालाइज करना है कि इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करनी पड़ेगी, आप कौन कौन सी सिचुएशंस हैं वो चीज़, और उसके बाद फिर सर्च द एक्सपेक्टेड आंसर्स। अब इन सारे सवालों के साथ आप जो है
कि हमें मतलब सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, तो फिर हमें उसके जो भी एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं वो हमें फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। जैसे कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो इस तरह के सवालों पे एप्लीकेबल है, तो हमें वो चीज़ उस पर अप्लाई करने की कोशिश करनी है। देन कैलकुलेशन टू फाइंड द सॉल्यूशन, फिर हम एक पर्टिकुलर आंसर पर पहुंचने के लिए जो है हम कैलकुलेशन करते हैं, हम आंसर पर आने की कोशिश करते हैं। एंड देन चेक योर आंसर, अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, अपने आंसर को चेक करते हैं। और देन यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेप्टेड सॉल्यूशन, फिर उस तरह की सिमिलर सिचुएशंस में हम उस चीज़ को क्या अप्लाई कर सकते हैं, यानी जनरलाइजेशन। सो लास्ट स्टेप हमारा क्या हो जाता है कि हम उसे जनरलाइज करते हैं, हम देखते हैं कि क्या इस तरह की सिमिलर सिचुएशंस में ये जो सॉल्यूशन है वो एप्लीकेबल है या नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन ऑफ एक्सेप्टेड सॉल्यूशन। अब इसमें इन्होंने बेटा कुछ और भी चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे कि चयन की गई समस्या की विशेषताएं। तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बता रहे हो तो आप प्रॉब्लम जो बच्चे के लिए सिलेक्ट करके लाए हो उस तरह की प्रॉब्लम में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो कैसी समस्या है जो आप बच्चे के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो आपने यहाँ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरिट्स और ड्रॉबैक्स है इस मेथड के, वो आपने खुद से पढ़ने हैं। तो मैं ये बता देती हूँ कि जैसे समस्या जो चयन की है उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहली बात तो वो एजुकेशनल वैल्यू वाली होनी चाहिए कि बच्चे को उस समस्या को सॉल्व करते समय कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। दूसरा, उसकी जो लैंग्वेज है प्रॉब्लम की मस्ट बी इजी, क्लियर होनी चाहिए वो लैंग्वेज, और वो बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, बच्चे के इंटरेस्ट और एटीट्यूड के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। इट मस्ट बी चैलेंजिंग, कोई ना कोई चैलेंज वो बच्चे को दे जो बच्चा उसे स्वीकार करे, और बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होनी चाहिए कि ताकि जब वो उसे सॉल्व करे तो वो अपने उनके पास जो भी अवेलेबिलिटी है, जो भी उनके माइंड में है, जो भी उन्हें ऑलरेडी आता है पहले से, वो उसका यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और ऐसा ना हो कि वो एक इन द फॉर्म ऑफ बर्डन हो, कि वो बच्चे के सामने बर्डन की तरह प्रेजेंट ना की जाए या वो बर्डन ना लगे बच्चे को। उसके अलावा यह समस्या बहुत लंबी, अगर वो समस्या, वो जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल है, तो आप उसे 2 या 3 पार्ट्स में ब्रेक करके भी दे सकते हैं। इसके अलावा हमें उसके जो भी क्रिटिकल पार्ट हैं जिससे आप उसको एनालाइज कर रहा, जिससे आपने उसको समझने की कोशिश करी, डीप अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप करी, तो वो जो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं वह भी, जिन्हें आप आलोचनात्मक बिंदु कहते हैं, वह भी अच्छे से बच्चे को समझाने की ज़रूरत है, उस पर भी पूरा ध्यान देना ज़रूरी है। फिर समस्या बिल्कुल न्यू होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, जो बच्चे की अंदर जो है एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर सके, वो उसकी रियल लाइफ से रिलेटेड हो, तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। ठीक है, आगे इसके मेरिट्स और ड्रॉबैक्स दिए हुए हैं बेटा। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला क्वेश्चन हो गया पूरा। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्रिप्टेरिथम। क्रिप्टेरिथम हिंदी और इंग्लिश में क्रिप्टेरिथम ही होता है। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल पजल को कहा गया है क्रिप्टेरिथम, जिसमें ज़्यादातर क्या होता है कि आपके जो है जैसे एक कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को शो करने के लिए कुछ दूसरे सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, उन्हें दूसरे सिंबल्स के साथ सब्स्टिट्यूट किया जाता है। आप वहाँ पर कुछ और एक्सप्रेस करना चाह रहे हो लेकिन उसके लिए आपने कुछ दूसरे सिंबल्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वो आपका क्या हो जाता है, क्रिप्टेरिथम हो जाता है। क्रिप्टेरिथम को क्रिप्ट अर्थमेटिक भी कहा जाता है। क्रिप्टेरिथम को ओरिजिनली क्या कहा जाता है, क्रिप्ट अर्थमेटिक। मैंने क्या बताया, जहां पर आप किसी भी मैथमेटिकल जो भी एक्सप्रेशंस हैं उन्हें शो करने के लिए आप अदर सिंबल्स का यूज करते हैं, है ना, अदर सिंबल्स का यूज करते हैं। इसे सबसे पहली बार एम वेट्रिक्वेंट ने यूज किया था। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार एम वेट्रिक्वेंट ने, इसकी जो फर्स्ट प्रॉब्लम दी थी वो एम वेट्रिक्वेंट ने दी थी क्रिप्टेरिथम की 1931 में।
कौन से सन में दी थी? 1931 में सबसे पहली बार ये चीज प्रेजेंट की थी एम वेट्रिक्वेंट ने क्रिप्टैरिथम से रिलेटेड। और उन्होंने इसका जो एग्जाम्पल दिया था बेटा वो आप याद कर सकते हो, पहेली जो बनाई गई थी इसमें सबसे पहली वो कौन सी थी? जैसे लाइक सेंड मोर मनी। इन्होंने कुछ सिंबल्स अराइज करे थे लाइक जैसे लाइक सेंड मोर, और ये क्या होता है? मनी। तो लाइक इन्होंने ना यहाँ पर जैसे सेंड को कुछ ऐसे सिंबल्स मैथमेटिकल प्रेजेंट कर दिए 9 5 6 7, लाइक इस तरह से डिनोट कर दिया 9 5 6 7। सो मोर को इन्होंने जैसे M 1085। सो जब आप इसे एक्चुअल में भी प्लस करते हैं तो ये मनी ही निकल कर आता है, मनी के सिंबल्स बन जाते हैं। सो जैसे को प्लस करते हैं तो 7 5 12, ये आ गया 8 9 10 और 5 15, 5 और 1 6, आंसर ये आया ना आपका। सो 10652 आया। सो ये आपके देखेंगे आप ना, अगर कंपेयर करेंगे तो ये मनी के ही सिंबल बन जाते हैं, लाइक जैसे M1। सो आप यहाँ पे भी देखोगे अगर M जो है वो स्टैंड फॉर 1, M1 को शो कर रहा है लाइक, है ना। और उसके बाद O0। सो यहाँ पर भी आप देखोगे अगर O है तो O0 को डिनोट कर रहा है ना। सो आगे N है, सो N देखोगे अगर आप तो N कहाँ है? N ये रहा। N6 है तो यहाँ पर भी N जो है वो क्या आया? 6 आया। तो ऐसे करके इन्होंने बताया कि ये आंसर भी देख रहे हैं ना, तो ये क्रिप्टैरिथम में आ जाता है। क्रिप्टैरिथम, क्रिप्ट अर्थमेटिक होता है, और जिसमें ये बड़ी फेमस पहेली भी है इनकी। जैसे सेंड मोर से मनी निकलता है, तो यहाँ पर भी इन्होंने जो है उसके सिंबल से वही जो आंसर एक्चुअल में प्लस किया वो वही सिंबल्स निकल कर आए जो मनी के यहाँ पे एक्चुअल में मनी को डिनोट कर रहे हैं। सो ऐसे इन्होंने कई तरह के और भी मेकओवर किए हुए हैं जिसे हम बोलते हैं क्रिप्टैरिथम। फिर इसके बाद बेटा आपका इन्होंने दिया हुआ है नेक्स्ट क्रिएटिव थिंकिंग इन मैथमेटिक्स। सो क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है? विच इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट थिंकिंग इन मैथमेटिक्स। सो जो आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके से उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिएटिव थिंकिंग इन मैथमेटिक्स। क्रिएटिव थिंकिंग इन मैथमेटिक्स, गणित में सृजनात्मक चिंतन किसे कहा गया है? क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? नए नए विचारों को देखना, नई नई चीज़ों को जानना, वो क्रिएटिव थिंकिंग में आ जाता है, जिसमें आपकी क्या होती है? बेसिकली डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, जहाँ पर आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब प्रेजेंट करते हो तो उसके आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, आप उन बहुत सारे तरीकों के बारे में सोच पाते हैं, तो इट्स कॉल्ड एज क्रिएटिव थिंकिंग। सो जब भी आप बच्चे को ये क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करते हैं तो उन्होंने बताया कि कौन कौन से बिंदु हैं जो हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सो जैसे इंडिविजुअल और सोशल कंपोनेंट्स, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से कि बच्चे के अंदर उसमें इंडिविजुअल थिंकिंग और सोशल थिंकिंग डेवलप हो, फार साइटेडनेस डेवलप हो, वो प्रॉब्लम चैलेंजिंग होनी चाहिए बच्चे के लिए। चिल्ड्रन मस्ट डेवलप इम्पॉर्टेंट एबिलिटीज, और उस प्रॉब्लम से बच्चे के अंदर वो सब एबिलिटीज डेवलप हो जो आप डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये हमारा हो गया बेटा पहला यूनिट खत्म। दूसरा यूनिट फिर देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है दूसरा यूनिट आपका बेटा सारा नंबर वाला है, जो नंबर आपने पहले पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, लाइक नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो उसके बाद आगे आपके ऑड नंबर्स क्या होते हैं? विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2।
और इवन नंबर्स क्या होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। उसके बाद आपके प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 1 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1 आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं जो अपने अपने और के अलावा सिर्फ 1 से डिवाइड होती हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। और उसके बाद कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, विच आर नॉट प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड एज कॉम्पोजिट नंबर्स। को प्राइम नंबर्स ऐसी दो संख्याएं जो एक दूसरे के लिए प्राइम पेयर्स होते हैं, उन्हें हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे 2 और 3 जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के लिए को प्राइम नंबर्स हो गए। सह अभाज्य संख्याएं, होल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें अगर नेचुरल नंबर्स में 0 को एक और इंक्लूड कर दो तो वो आपके होल नंबर्स बन जाते हैं। और ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम मतलब दो लगातार आने वाले ऑड नंबर्स, और जो एक दूसरे के लिए प्राइम फैक्टर्स भी हो, तो उन्हें हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स, दो लगातार आने वाले प्राइम नंबर्स जो एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, जिनका जो कॉमन है फैक्टर वो 1 है और उसके अलावा और कुछ नहीं है, तो उन्हें हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 3 और 5, इनमें कॉमन 1 ही हो सकता है, कुछ और नहीं है, और ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे ही 5 और 7 लगातार आने वाले दोनों नंबर्स हैं, और इनमें भी कॉमन जो है वो 1 है। तो ये आपके 11, 13, 17, 19 ये वाले ऐसे नंबर्स पेयर हैं जो आपके को प्राइम में आ जाते हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स में बेटा अब आपने जो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स हमने करना है वो मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ें करनी है। सो एक तो आप लोगों ने सबने जो है वो रोमन नंबर्स आपने पढ़ने हैं। रोमन नंबर्स आपने पढ़नी है कि किस तरह से नंबर्स को रोमन नंबर्स में प्रेजेंट किया जाता है। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है और सेकंड ईयर में भी यही चीज़ आती है आपकी। थोड़ी बहुत अगर प्रैक्टिकल कुछ आएगा तो वो इन्हीं चीज़ों में से आता है। एक आपने बॉडमास रूल, सिंप्लीफिकेशन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो आपने जो है किस तरह से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर आपने जो है ऑफ, फिर देन डिवीजन, मल्टीप्लाई, और उसके बाद जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना होता है। तो ये वाले क्वेश्चंस आपके सारे दिए हुए हैं सेकेंड यूनिट में ही। फिर एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो आपने निकालना है। ये सब चीज़ें आपने फर्स्ट ईयर में भी की हुई हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। क्वेश्चन इन सब में से सिर्फ 2 आने हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस। सो आप जो है इन पार्ट्स को कर लेंगे अपने आप से। सेकेंड यूनिट में आप देखोगे तो यही सारा आपको प्रैक्टिकल पार्ट दिया हुआ है, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी दी हुई हैं बेटा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट। तो ये सब चीज़ें हमारी जो है नंबर वाले में ही कवर अप होती हैं। फिर आपका इसी के अंदर एक डाटा हैंडलिंग, ये 2.2 वाला पार्ट है। सेकेंड यूनिट जो है आपकी वो एक तो इस तरह के क्वेश्चंस के साथ, और दूसरा आपका डाटा हैंडलिंग आपने ज़रूर करना है। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर आता है डाटा हैंडलिंग का, कि व्हाट डू यू मीन बाय डाटा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। लाइक प्राइमरी डाटा होते हैं, सेकेंडरी डाटा होते हैं, ये भी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। प्राइमरी जो हम अपने मेन सोर्सेस, अपनी एनर्जी का यूज़ करके जिन्हें हम कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी डाटा वो होते हैं जिसमें आप जब कई बार क्या होता है कि तुरंत हमारे लिए जाना संभव नहीं होता, खुद से कलेक्ट करना संभव नहीं होता, तो हम किसी और के द्वारा जो कलेक्ट किए हुए डाटा होते हैं, जो ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट किए हुए हैं, हम जर्नल्स का यूज़ करके, बुकलेट्स का यूज़ करके, और उस तरह के डाटा को अपने रिसर्च में या अपनी स्टडी में यूज़ कर लेते हैं। तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। सो कलेक्शन ऑफ डाटा के मेथड्स इन्होंने बताया है, सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने इसमें मीन, मीडियन, मोड, और इनकी
पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपने करनी है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में जो है आपको पता होना चाहिए कि हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है, और आपका पाई चार्ट, ये चीजें आप देख लेना। आयत चित्र, दंड चित्र, इसे दंड चित्र कहते हैं, और इसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, आवृत्ति बहुभुज, इसे आवृत्ति वक्र, और इसे पाई चार्ट ही कहते हैं। तो ये जो डायग्राम्स हैं ये वाले आपने बुक से एग्जांपल देख लेने हैं इनके। मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी में आपने कवर करना है बेटा, मीन, मीडियन, मोड। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट जो है वो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग आ जाता है। इसमें आपने मीन, मीडियन और मोड कवर करना है। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक आता है आपको मीन, मीडियन, मोड पर। सो पहला पार्ट आपका यहाँ पे था, दूसरा पार्ट आपका डाटा हैंडलिंग का हो गया सेकेंड यूनिट के अंदर, और तीसरा पार्ट आपका ज्योमेट्रिकल थिंकिंग बेटा। तीसरा जो पार्ट है वो क्या है? ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। तीसरा जो पार्ट है वो क्या है हमारा? ज्यामितीय चिंतन स्तर। ठीक है, इसमें आपने ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के बारे में बात करना है। एक वेन हिले का मॉडल आप जरूर कर लेंगे। वेन हिले का मॉडल, वेन हिले ने बेटा ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के लिए बताया है कि किस तरह से बच्चों में जो है चीज़ों को देखकर और ज्योमेट्रिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। जैसे इमेजेस देखते हैं, जो आपके ग्राफ होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, बेसिकली उनको देखकर बच्चे जो हैं कैसे अपनी थिंकिंग को डेवलप करते हैं। तो यही वेन हिले ने बताया है। सो वेन हिले का मॉडल इसमें जरूर करना है आपने। थोड़े से मैं इसके स्टेप्स है मैं बता देती हूँ आप लोगों को। सो ये थोड़ा सा न्यू हो जाता है पार्ट, वैसे ये सीटेट के लिए भी आप लोग तैयार करते हैं। सो इसमें देखो पहला स्टेप क्या है? विजुअलाइजेशन। पहला स्टेप क्या आ जाता है इसके अंदर? विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं दृष्टिगोचर, मतलब देखना, देखकर। यानी जब बच्चा पहली लेवल पर होता है, इसे हम 0 लेवल कहते हैं, स्टेज 1 कहते हैं। इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं और 4 लेवल्स बताए हैं अपनी थ्योरी में। इन्होंने कहा है कि हर बच्चा जो है इन 5 अवस्थाओं से गुजरता है ज्योमेट्रिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। जो भी ज्यामितीय आकृतियां होती हैं उनके लिए बच्चों के दिमाग में, बच्चों के ब्रेन में किस तरह से थॉट्स डेवलप होती हैं। तो पहला जैसे विजुअलाइजेशन है, दूसरा इन्होंने बताया एनालिसिस, तीसरा स्टेप बताया इनफॉर्मल डिडक्शन, फोर्थ बताया है फॉर्मल डिडक्शन, और फिफ्थ है रिगर। तो ये 5 इनके स्टेप्स हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं दृष्टिगोचर, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, दृढ़ता। ये 5 स्टेप्स, 5 स्टेजेस बताए गए हैं। इसे लेवल 0 और स्टेज 1, इसे लेवल 1, इसे लेवल 2, इसे लेवल 3, इसे लेवल 4। और स्टेजेस की अगर बात करें तो स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5 कहा गया है। ठीक है, तो 5 अवस्थाएं बताई हैं और 4 लेवल्स बताए हैं, 4 स्तर बताए हैं। सो यही वेन हिले का मॉडल है, जिसमें पहले लेवल पर हम क्या बात करते हैं कि विजुअलाइजेशन। जब बच्चा किसी भी चीज को देख कर कैटेगराइज करता है, सिर्फ देखने के आधार पर, उसके ओवरऑल फीचर्स के आधार पर उसे कैटेगराइज करता है, तो वो हो जाता है हमारा
विजुअलाइजेशन। दूसरा क्या होता है? एनालिसिस। एनालिसिस मतलब उसे एनालाइज करना, उसे विश्लेषण करना। अब वो विश्लेषण के टाइम पर वो क्या करेगा? वो उसकी प्रॉपर्टीज को सीखेगा। सिर्फ देखने के आधार पर उसे कैटेगराइज नहीं करेगा, बल्कि उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पर उसे एनालाइज करेगा फिगर को। तो वो हमारा क्या हो जाता है? एनालिसिस। जैसे पहले बच्चे ने जो है हर 4 साइड्स की जो पिक्चर है या हर राउंड दिखने वाली पिक्चर है उसे वो सर्कल बोलता है, ठीक है। तो हर ऐसे इस तरह की जो चीज है वो उसे स्क्वायर बोलता है। हर एक इमेज को जो 4 भुजाओं की बंद आकृति है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो मतलब लाइक ट्रिपेजियम हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, बट वो 4 साइड्स की बंद फिगर है। तो वो अगर उसे जो एक पिक्चर पता है, लाइक मान लो स्क्वायर पता है, तो वो उस हर इमेज को स्क्वायर बोल रहा है। ऐसे हर गोल दिखने वाली चीज को वो राउंड राउंड कह रहा है, वो सर्कल कह रहा है। तो इस तरह से बच्चे जब कैटेगराइज कर रहे हैं, उन्हें उसकी प्रॉपर्टीज फॉर्मली नहीं पता, तो वो हमारा क्या होता है? विजुअलाइजेशन। की तरफ देखने के आधार पर उसको वो विजुअलाइज करने के आधार पर जो है कैटेगराइज कर रहे हैं। दूसरा आता है एनालिसिस। एनालिसिस में प्रॉपर्टीज के बेस पर करते हैं। जैसे लाइक एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें चारों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और आमने सामने की साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। सो तभी वो रेक्टेंगल होता है। तो बच्चा जैसे अपना स्केल रूलर लेकर बैठेगा और वो इसे मेजर करेगा, देखेगा, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट वो देख रहा है कि हाँ यहाँ 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। एट दिस लेवल चाइल्ड इज एबल टू ड्रॉ वेरियस पिक्चर्स बाय यूजिंग एंगल्स और बाय यूजिंग द रूलर, ठीक है। तो वो उस तरह से मेजर कर रहा है कि हाँ ये इसमें प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, लाइक कि जो इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल है, तो इसलिए ये जो है रेक्टेंगल है, ठीक है। तो सर्कल में ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसलिए इसमें एक रेडियस होती है, लाइक, तो ये जो है सर्कल है। तो ऐसे करके वो हर एक चीज की प्रॉपर्टीज के बेस पर जो है उसे समझता है। तो ये हमारा एनालिसिस लेवल हो जाता है। फिर इनफॉर्मल डिडक्शन क्या आ जाता है? जहाँ पर बच्चा जो है बेटा थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ता है, वो चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करना सीखता है, एक स्टेप और आगे बढ़ता है, जहाँ पर वो उसके उन पॉइंट्स को भी देख पाता है जो सिर्फ प्रॉपर्टीज के माध्यम से हमें उतना लेवल नहीं अचीव हो पाता। जैसे कि अगर हमने बात करी कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, but all rectangles are not square। ये जो चीज है बच्चा उस पहले नहीं समझ पाता, क्योंकि उसे सिर्फ सबको मेजर करना होता है, लेकिन उसकी ये थिंकिंग यहाँ तक नहीं जा पाती। लेकिन जब वो तीसरे लेवल पे आता है तो उसकी थिंकिंग यहाँ जानी शुरू हो जाती है। वो थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के बारे में समझना शुरू हो जाता है कि ऑल स्क्वायर्स आर लाइक नॉट, ये एग्जाम्पल मैंने बताया है कि जितने भी वर्ग होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, मतलब आयत होते हैं, लेकिन जितने भी आयत होते हैं वो वर्ग नहीं होते। तो बच्चा ये चीज़ देखेगा, मतलब अपने आप से मेजर कर रहा है दोनों के एंगल्स को, और वो देख रहा है कि हाँ ये बात तो सही है कि जितने भी स्क्वायर्स हैं वो रेक्टेंगल हैं, उनमें आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं, बट जितने भी रेक्टेंगल हैं वो स्क्वायर नहीं है, क्योंकि उसमें आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल नहीं होती, जो स्क्वायर की कंडीशन है, ठीक है। तो इस तरह से जो है बच्चा फिर धीरे धीरे करके इनफॉर्मल डिडक्शन पर आ जाता है। उसके बाद वो इसे मैथमेटिकली प्रूव करने लगता है, तो वो फॉर्मल डिडक्शन हो जाता है। फिर इसके कॉन्सेप्ट्स को वो अप्लाई करने लग जाता है अलग अलग स्टेटमेंट्स में, अलग अलग सिचुएशंस में, तो वो रिगर हो जाता है, दृढ़ता यानी मजबूती आ जाती है। तो इस तरह से वैन हिले ने बेटा 5 स्टेजेस को जो है अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से बच्चों में ज्योमेट्रिकल फिगर्स को लेकर जो है कॉन्सेप्ट्स और थिंकिंग डेवलप होती है। अब इसके बाद बेटा इसमें जो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग में आपने लाइंस, एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल लाइक एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, ये चीज़ें आपने पढ़नी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल्स, इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपकी जो होती हैं, लाइक एकांतर कोण आपका, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने पढ़नी है। कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, यूलर्स थ्योरम, ये सब आपका सेकेंड यूनिट में ज्योमेट्रिकल थिंकिंग पार्ट 3 में कवर हो रहा है।
और देन इसका फोर्थ पार्ट बेटा मेंसुरेशन है। इसका फोर्थ पार्ट आपका क्या जाता है? थर्ड पार्ट हमने पढ़ा देखो, हमने इसका थर्ड पार्ट तक ज्योमेट्रिकल थिंकिंग, पहले पार्ट में नंबर्स, दूसरे पार्ट में डाटा हैंडलिंग, तीसरे पार्ट में ज्योमेट्रिकल थिंकिंग, एंड द फोर्थ एंड लास्ट पार्ट इज मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। ठीक है, इस ये भी वही सेम है, फर्स्ट ईयर वाला ही क्षेत्रमिति, जिसमें आपने जो है लाइक वो सारे फॉर्मूलाज जो होते हैं आपके, ट्रायंगल का एरिया निकालना, रेक्टेंगल का एरिया निकालना, पैरामीटर निकालना, तो वो सब चीज़ें जो है आपकी इसमें कवर होती हैं। ठीक है, ये आप सबने खुद से करना है। सरफेस एरिया लाइक वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, 2D शेप्स और 3D शेप्स दोनों में आपने कवर करना है। दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 2। जो यूनिट नंबर 2 है इसमें सारा प्रैक्टिकल वाला ही पार्ट था, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन मुश्किल से आने हैं, लेकिन आपने वही है कि 2 क्वेश्चन में आपका एक आप स्टैटिस्टिक्स जरूर कर लेना, एक मेंसुरेशन में से जरूर क्वेश्चन आ जाता है, तो ये वाले क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। इसमें वेन हिले का मॉडल काफी ज्यादा पूछा जाता है। अब आपका यूनिट नंबर 3 बेटा जो है वो क्या है? एल्जेब्रिक थिंकिंग। यूनिट नंबर 3 पर अगर हम आ जाते हैं तो वो किससे रिलेटेड है? हमारी एल्जेब्रिक थिंकिंग, बीज गणितीय चिंतन में दक्षता। एल्जेब्रिक थिंकिंग ये भी एक अदर ब्रांच हो जाती है हमारी ज्योमेट्री की। यहाँ पर जैसे पैटर्न्स को भी डिस्कस किया हुआ है इन्होंने कि बच्चों को जैसे पैटर्न्स के थ्रू जो है फॉर्मूलाज बताए जाते हैं। सो एल्जेब्रिक थिंकिंग में आपके फॉर्मूलाज लाइक आ जाते हैं, जैसे कि सपोज मान लो ये एक माचिस की तिल्ली से पैटर्न बनाया, तो 2 तिल्लियों को जोड़कर बनाया, तो अब ऐसे अगले स्टेप में बच्चे ने 2 और जोड़ दी, तो ये कितनी हो गई टोटल? यहाँ 2 थी तो यहाँ 4 हो गई। अब बच्चा ये देख रहा है, विजुअलाइज कर रहा है। अब यहाँ पर अगर वो 3 ऐसे बना रहा है, तो इसका मतलब हर बार में 2-2 जो मेक ओवर होते जा रहे हैं, 2-2 बढ़ते जा रहे हैं। तो जब बच्चे को यहाँ पूछा गया कि nth लेवल पर क्या होगा, तो nth लेवल पर क्या होगा? जैसे यहाँ 2 है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 है, तो nth लेवल पर क्या होगा? थर्ड नंबर पे क्या है? 2 इंटू 3, तो ऐसे nth लेवल पे क्या होगा? 2 इंटू n, यानी तिल्लियां वो इतनी लग जाएंगी। ठीक, यानी उनकी संख्या कितनी होगी? जो नंबर ऑफ स्टिक्स होंगी वो कितनी होंगी? 2n होंगी। तो इस तरह से करके बच्चे को नोन से अननोन की तरफ लाने के लिए पैटर्न्स के द्वारा ये चीजें सिखाई जाती हैं। तो कई तरह के पैटर्न्स होते हैं जो बच्चों को सिखाते हैं। फिर ट्रायंगुलर नंबर्स, त्रिक संख्याएं भी बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। त्रिक संख्याएं जिन्हें बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। त्रिक संख्याएं यानी ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, अब वो बात करें। जैसे देखो इसमें इसको प्रूव करने के लिए लाइक जैसे पहला ये 1 से शुरू होता है, तो एक डॉट लिया। अब एक के बाद इन्होंने ट्रायंगल में एक ट्रायंगल को मेक ओवर करने के लिए इन्होंने यहाँ नीचे 2 डॉट्स और बढ़ा दिए, तो ये कितने हो गए? एक के बाद 3 हो गए। अब यहाँ पर एक के बाद 2 करें तो अब कितने हो जाएंगे? यहाँ बीच में एक और आएगा, तो ये अब 3, मतलब हर बार नेचुरल नंबर्स में ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे एक के बाद 2, 2 के बाद 3 और जोड़ दो, तो 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। अगली बार ये कितना हो गया? 6 में अब 4 जुड़ेंगे, अगली बार क्या होगा? 4 एड अप हो जाएंगे। लाइक इस तरह से ये 3 जुड़े,
अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ 1 2 3 और 4, तो ये 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले एक में 2 जोड़ रहे हैं तो 3, 1 2 + 3 जोड़ रहे हैं तो 6, 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ रहे हैं तो 10। तो देखो इस तरह से करके ये क्या हुआ, ये ट्रिक नंबर्स है। तो अगर इसमें भी आपसे पूछा जाए कि nth नंबर पर क्या आएगा, तो जैसे पहले नंबर पे 1 आया, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे इतना जुड़ा, तो nth नंबर पर कितना हो जाएगा हमारा, nth नंबर पर ये आपका हो जाएगा 1 + 2 + 3 + n है, तो यानी हमारा इनका सम हो जाएगा प्लस n तक हो जाएगा। तो ये nth नंबर पर नंबर ऑफ डॉट्स होंगे, तो कितने होंगे ये हमारे, यानी n इंटू, अब नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। तो इसका मतलब nth नंबर पर जो लगने वाले डॉट्स होंगे वो क्या होंगे, n इंटू एन प्लस 1। तो ये आपको बेटा ट्रिक नंबर्स दिए हुए हैं। इसके बाद आपने लेसन प्लान जरूर करना है, मैथमेटिक्स के लेसन प्लान से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। सो लेसन प्लान यानी पाठ योजना, तीसरी यूनिट में अब अगला पार्ट जो है वो आपका क्या है, लेसन प्लान यानी पाठ योजना। सो ये आपने सभी सब्जेक्ट्स में पढ़ा हुआ है, लेसन प्लान किसे कहते हैं, एक अच्छे लेसन प्लान में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, व्हाई देयर इज अ नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अ लेसन प्लान। सो एक लेसन प्लान में आपने क्या क्या चीजें करनी है, लेसन प्लान का मीनिंग करना है, फिर इसके बाद इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं लेसन प्लान के। एक होता है यूनिट प्लान, जो हम एक यूनिट को ध्यान में रख के मेक ओवर करते हैं वो यूनिट प्लान होता है। एनुअल होता है, जो हम पूरे साल के करिकुलम से रिलेटेड पूरे साल का प्लानिंग एक बार प्रिपेयर कर देते हैं कि इतने दिन में हम ये पूरी बुक खत्म करवाएंगे, तो वो प्लान एनुअल होता है। उसके अलावा एक होता है डेली लेसन प्लान, एक हमारा क्या बनाया जाता है, डेली मतलब डेली बेसिस पर जब आप क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो उसकी प्लानिंग की कोई भी चीज़ छूटे ना, किस पॉइंट पर मुझे सवाल पूछना है, किस पॉइंट पर मुझे ब्लैक बोर्ड यूज़ करना है, किस पॉइंट पर मुझे एक्सप्लेन करना है। सो उसके लिए हम सारी चीज़ों का एक सिस्टमैटिक प्लान लेआउट इन राइटिंग प्रिपेयर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज डेली लेसन प्लान, ठीक है। तो ये हमारे इसके टाइप्स हो जाते हैं। फिर एक अच्छे लेसन प्लान में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पढ़ेंगे आप, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उसके अलावा इसकी नीड और इम्पोर्टेंस पर ध्यान देंगे, वाई देयर इज अ नीड, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। सो ये हम डिस्कस करेंगे कि इसके एक अच्छे लेसन प्लान में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। और फिर इसके लास्ट में स्टेप्स, क्योंकि आपको लेसन प्लान जो है वो इन्हीं स्टेप्स के बेस पर बनाने के लिए आएगा, ठीक है। तो यू शुड नो कि क्या स्टेप्स होते हैं। इसके बाद बेटा आ जाते हैं लास्ट यूनिट पर। लास्ट यूनिट इज द 4th यूनिट। सो 4th यूनिट में हम लोग जो है, आई होप सो इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई कि क्या क्या हमने ओवरव्यू में पढ़ना है। अच्छा, पेपर 2 बेटा अभी मैम करवाएंगे आपको, स्कूल करिकुलम उसका ओवरव्यू अभी मैम दे देंगे आपको। सुष्मिता मैम की अभी क्लास है 10:30 पर, तो सुष्मिता मैम आपको पेपर 2 का ओवरव्यू दे देंगी आज। और जिसके साथ ही हमारे जो है सारे पेपर्स का एक ओवरव्यू जो देना था वो हमने कंप्लीट कर लिया। देखो पेपर 1 आप लोगों को मैंने करवाया, कॉग्निशन वाला,
और पेपर 2 का ओवरव्यू भी मैम दे देंगे आपको, और पेपर 3 भी आपका जो है सेल्फ मेरे साथ ही हुआ। हिंदी वाला आपका शायद रोजी मैम के साथ हो गया था, इंग्लिश फिर मैंने करवाया, मैथ्स का भी ओवरव्यू मैंने दे दिया आपको, ठीक है। और एसएसटी साइंस का भी सुष्मिता मैम ने दे दिया, और संस्कृत आपने खुद से करना है। आगे फोर्थ और लास्ट यूनिट जो है हमारी बेटा वो असेसमेंट से रिलेटेड है। असेसमेंट, इवैल्यूएशन, इन्हीं टर्म्स को हमें डिस्कस करना है। आकलन, मूल्यांकन, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा तो कोई है, ये जानने के लिए हम बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में बच्चों ने कितना सीखा, ये जानने के लिए हम उन्हें एसेस करते हैं, उन्हें इवैल्यूएट करते हैं। उनमें किस सीमा तक विकास हुआ, किस सीमा तक उन्नति हुई, ये जानने के लिए भी हम उन्हें एसेस करते हैं। सो असेसमेंट इन मैथमेटिक्स में अगर बात की जाए तो इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो हमें ध्यान देने चाहिए, किन किन बिंदुओं को हमें फोकस करना चाहिए जब भी हम बच्चों को एसेस करते हैं या बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं। तो जैसे पहला है फोकस एंड कोहेरेंस। हमें एक कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि सब जो टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स में वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो हमें उनको एक कोहेरेंट बेसिस पर, यानी मतलब सब चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ कर नॉलेज देनी चाहिए, उसे कहीं सेपरेट मानकर नहीं बताना चाहिए। हर चीज़ को हमें एक दूसरे से कनेक्ट कर करके बताना चाहिए। तो पहला नियम यही है कि कोहेरेंस को ध्यान रखना चाहिए, चीज़ों को गणित में कनेक्ट करके बताना चाहिए, तभी बच्चे जो है उस चीज़ को अपने लाइफ में, अपने फील्ड में कहाँ यूज़ करना है, कैसे करना है, वह वो समझ सकेंगे। अगला इसके बाद आता है बेटा आर्टिकुलेशन अक्रॉस ग्रेड्स, विभिन्न स्तरों का जुड़ाव। विभिन्न स्तर का मतलब जैसे बच्चा फर्स्ट क्लास होती है तो उसके बाद ही वो सेकंड में जाता है, सेकंड क्लास होती है उसके बाद ही वो थर्ड में जाता है। तो यहाँ पर आया था कि हर क्लास में भी कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी होती है। जब आप किसी नई क्लास में जाते हो तो एकदम ऐसा नहीं लगता कि हमने ये चीज़ें पीछे कभी पढ़ी ही नहीं। तो धीरे धीरे करके लेवल को जो है एनहांस किया जाता है, धीरे धीरे करके कनेक्ट, मतलब नई नॉलेज के साथ प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो यह भी एक नियम है जो हमें ध्यान देना चाहिए कि आर्टिकुलेशन अक्रॉस ग्रेड के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान की, बच्चों में समस्या ऐसी हो जिसको वो सॉल्व करने के लिए अपना माइंड लगाएं, वो उसको डेवलप करने पर मतलब के लिए जो है अपनी थिंकिंग को पूरा उसके साथ कनेक्ट करें, तो ये चीज़ उनमें कुछ ना कुछ नया सीखने के उन्हें अवसर मिले। फिर रीजनिंग एंड प्रूफ, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऐसी होनी चाहिए जो रीजनिंग के आधार पर हों, जिसमें प्रूफ करना हो चीज़ों को, तो जिससे बच्चे को पता चले कि वो कहाँ पर है और उसे कहाँ जाना है, वो चीज़ वो सोचे, तब मैथमेटिक्स को फ़ायदा होता है। फिर कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स में एक स्पेशल टाइप की थिंकिंग को डेवलप किया जाता है, स्पेशल टाइप के ओन सिंबल्स होते हैं, ओन लैंग्वेज होती है। तो हमें मैथमेटिक्स में उस तरह की कम्युनिकेशन को यूज़ करना चाहिए सो दैट कि चिल्ड्रन भी अंडरस्टैंड कर सके कि मैथमेटिकल कम्युनिकेशन में किस तरह के साइंस और सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। फिर कनेक्शंस, उसे आपको वास्तविक जीवन से कनेक्ट करना है, चीज़ों के साथ कनेक्ट करना है ताकि बच्चे समझ सके कि ये चीज़ हमें क्यों पढ़ाई जा रही है, इसके पीछे छुपा हुआ भाव क्या है। फिर नंबर एंड ऑपरेशंस विद प्रोसीजरल फ्लुएंसी, यानी प्रोसीजर्स को, प्रक्रियाओं को करवाने के लिए जो भी उसके पीछे कैलकुलेशंस यूज़ होती हैं, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं वो ऑपरेशन समझाना। लाइक जैसे मैथमेटिक्स में बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस की शुरुआत होती है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से। सो ये बेसिक ऑपरेशंस जो हैं उनको सिखाए जाते हैं। फिर इसके अलावा अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री पर फोकस किया जाता है। इसके बाद मेजरमेंट यानी मापन पर बात करते हैं कि हम उन्हें मेजर करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उन्होंने कितना सीखा उसके लिए उसे मेजर किया जाता है। साथ साथ डाटा हैंडलिंग, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी भी उन्हें थोड़ी थोड़ी बताई जाती है।
इसके बाद आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ असेसमेंट, फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, there are three types of assessment: formative assessment, summative assessment, summative assessment, and last one is diagnostic. इसे रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसे अंतिम, इसे निदानात्मक। तो समेटिव होता है, फॉर्मेटिव होता है जिसे आप रचनात्मक या निर्माणात्मक बोल रही हैं। सो विच इज टेकन ड्यूरिंग द सेशन, जिसे आप ड्यूरिंग द सेशन लेते हो, जो विच इज नॉट द फाइनल, जो फाइनल नहीं होता, जिसके आधार पर बच्चे को आगे के लिए जज करने की कोशिश की जाती है, वो आपका फॉर्मेटिव में आ जाता है। ठीक है, सो फॉर्मेटिव के बेस पर हम सिर्फ बच्चे की कमियों को, कमजोरियों को डायग्नोस करते हैं, और मतलब लाइक उसमें आप जो है एक इम्प्रूवमेंटल होता है, लाइक कि इसके बाद भी अभी बच्चे के पास टाइम है, वो अपनी रियल पोजीशन को देखता है, अपनी प्रगति को जांचता है, वो ये देखता है कि किस लेवल पर हूँ मैं, और उसके बाद वो उसके कारणों को टीचर ढूंढने की कोशिश करता है। तो निदानात्मक परीक्षण वो परीक्षण होते हैं जो बच्चे को जैसे पर्टिकुलर कहाँ पर फील्ड में कमजोरी फील हो रही है या उसके पीछे छुपे हुए कारण क्या हैं, तो उसके लिए वो एक स्पेसिफिक तरह का टेस्ट प्रिपेयर करते हैं जो एक एक्चुअल उनका पॉइंट ऑफ एरर जो है लोकेट करता है, पैटर्न ऑफ एरर को लोकेट करता है, और उसके आधार पर फिर हम जो है उसको रेमेडियल टीचिंग के द्वारा उस प्रॉब्लम को खत्म करते हैं। और फिर अंतिम मूल्यांकन वो होता है विच इज फाइनल, जो अल्टीमेटली फाइनल लिया जाता है, विच इज एट द एंड ऑफ द सेशन, जिसे हम एट द एंड ऑफ द सेशन लेते हैं। और जब अब इसके आधार पर कोई इम्प्रूवमेंटल मेजर नहीं रह जाता, इसके आधार पर बच्चे को डिग्री या डिप्लोमा मिलता है, जिसके बेस पे वो न्यू क्लास में, मतलब सर्टिफिकेशन मिलता है, जिसके बेस पर वो नई क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये तीन तरह के हमारे असेसमेंट्स होते हैं: फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक। फिर प्लानिंग्स, आपने असेसमेंट टूल्स पढ़ने हैं बेटा, जैसे ऑब्जर्वेशन, बच्चों को ऑब्जर्व करना, प्रोजेक्ट जो हम देते हैं बच्चों को, ये सब हमारे टूल्स ऑफ असेसमेंट है। ये पूछे जाते हैं पेपर में, व्हाट आर द टूल्स ऑफ असेसमेंट। हमसे सवाल में क्या पूछा जाता है? टूल्स ऑफ असेसमेंट। तो कौन कौन से टूल्स है? जैसे ऑब्जर्वेशन टूल है, अध्यापक बच्चों को ऑब्जर्व करके देख पाते हैं कि बच्चे किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से स्टडी कर रहे हैं, ये क्वालिटेटिव टूल होता है। फिर प्रोजेक्ट वर्क, बच्चों को अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, इंडिविजुअली भी, ग्रुप में भी करने के लिए दिए जाते हैं, वो प्रोजेक्ट वर्क हो जाते हैं। फिर चेकलिस्ट, बच्चे प्रिपेयर करते हैं जांच सूची। फिर इसके बाद रिटर्न टेस्ट आ जाता है, लिखित परीक्षण जिसमें बच्चे राइटिंग में टेस्ट देते हैं, रेटिंग स्केल आ जाता है, रूब्रिक्स आ जाते हैं। ये सब आपने पढ़ने हैं बेटा, शॉर्ट नोट्स। उसके बाद आपका पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये भी आपने दूसरे सब्जेक्ट्स में सब पढ़े हुए हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख को कहते हैं। नैरेटिव्स, इन्हीं के डिटेल्स होते हैं, डिटेल फॉर्म्स होते हैं बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए आप जो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते हैं। और फिर लास्ट में असाइनमेंट। ये 10 मेथड्स हैं जो आप कह सकते हो एज अ टूल टीचर यूज करते हैं फॉर असेसमेंट। आपने बेटा एक लेसन प्लान पूरा का पूरा विद एग्जाम्पल आपने याद करना है, पेपर में बनाने के लिए आता है। ठीक है, एक पूरा का पूरा लेसन प्लान आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखोगे ना अगर,
तो ज़्यादातर आपके जो हैं यही वाला क्वेश्चन आता है, सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड निकालने के लिए आ जाता है, और वो और ऑप्शन में आपका मेंसुरेशन के साथ कवर हो जाता है। तो आप मीन मीडियन मोड वाला क्वेश्चन एक ज़रूर कर लेंगे, और लेसन प्लान के स्टेप्स हर बार पूछे जाते हैं, सो आपने वो ज़रूर करना है, ठीक है। और फर्स्ट यूनिट में से आपको मैंने जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग बताया और वैलिडेशन प्रोसेस बताया, हाइपोथेसिस बताया, जो भी फर्स्ट चैप्टर में से बताया उस वेरी इंपॉर्टेंट उसमें से ज़रूर आएगा। ऐसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होता है, क्रिप्टारिथम किसे कहते हैं, काउंटर एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हमने करी, एक क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन से बॉडमास रूल से कर लेना है, ठीक है, वो चीज़ आपको आती है एक्स की वैल्यू सॉल्व करने के लिए। सो ये चीज़ें आपने जो है बेसिक करनी है जो हमने डिस्कस करी आज। सो ये आपका बेटा मैंने मैथमेटिक्स का एक ओवरऑल व्यू दे दिया आपको, आई होप सो समझ आया सबको। सो अगली क्लास आप बेटा मैम के साथ लेंगे, ठीक है, एंड दिस इज़ योर लास्ट क्लास जिसमें हमने सारे सब्जेक्ट्स के एक ओवरव्यू आपको प्रोवाइड कर दिए। ऑल दी बेस्ट ऑल ऑफ यू बेटा, और अच्छे से पढ़ो क्योंकि अभी आपका जो है जून जुलाई में एग्ज़ाम भी है। सो अब थोड़े दिन आप खुद भी पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो यू आर मोस्ट वेलकम, आप यहाँ आ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, कंसर्न टीचर्स आपको जो भी प्रॉब्लम है उसमें आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। चलिए बाय ऑल ऑफ यू।